तो today we'll start our next chapter, that is set theory. ठीक है, सेट थ्योरी हम लोग स्टार्ट करेंगे. सेट थ्योरी क्लास 10th में तो था शायद, सीबीएसई का, आईएससी का तो पहले था, कुछ 6, 7, 8 ऐसे में कहीं पे होगा. एनीवे जो भी है, कभी था क्या नहीं था अलग बात है, हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं उसको, सेट थ्योरी का. ठीक है, चलो सबसे पहले सेट होता क्या है, हम किसको सेट बोलते हैं? सेट हम उसको बोलते हैं अगर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं सेट. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं सेट. अब ये तो ठीक हो गया कि कलेक्शन ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ठीक है. ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का ये मतलब है कि हमको कंफ्यूजन कहीं पे नहीं होगा. जिस जगह में कंफ्यूजन होगा वो जगह हम ये समझ जाएंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है. जहां पे हमको कंफ्यूजन नहीं होगा हम बोलेंगे हाँ ये वेल डिफाइंड है. जो चीज वेल डिफाइंड होगा उसमें जो बनेगा उसको सेट बोलते हैं. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ वेल डिफाइंड का क्या मतलब है क्या नहीं. ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, हो गया ना, लेस देन 1, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1. बोलोगे सर ऐसा तो कुछ है नहीं, 1 से कम में तो कोई नेचुरल नंबर है नहीं. तो इसमें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल तो पा रहे, हम समझ तो पा रहे कि नहीं है, कुछ भी उसमें नहीं मेंशन है, तो फिर ये हमारा वेल डिफाइंड हो गया. अब अगर मैं ऐसे बोल दूं कलेक्शन ऑफ गुड राइटर्स ऑफ इंडिया, अगर मैं ऐसा बोल दूं कलेक्शन ऑफ गुड राइटर्स ऑफ इंडिया, अब मैं क्या करूंगा कि 200 राइटर का नाम लिख के दे दूंगा. 200 राइटर्स आ गया, उनका नाम लिख के दे दूंगा. साइड में ये बोल दूंगा कि ये इतना तो किताब लिखा है, ये इतना तो किताब लिखा है, ये इतना तो किताब लिखा है, ऐसे करके. तो उसमें अगर मैं पूछूंगा उसके बाद कि भाई कलेक्शन ऑफ गुड राइटर्स ऑफ इंडिया ये एक सेट है कि नहीं, तो अभी पहला राइटर का नाम आ गया, पढ़ोगे तुम पहला राइटर, उसका इतना तो किताब है, दूसरा राइटर इसको इतना तो किताब है, तीसरा राइटर इसका इतना तो किताब है, ये सब चीज पढ़ लेंगे. लेकिन फिर भी डाउट तो होगा कि कौन है गुड राइटर्स, कौन नहीं है. लेकिन अगर मैं साथ में ये भी बता दूं, ये हो गया 200 राइटर्स, इसमें से ये राइटर का इतना किताब है, ये राइटर का इतना किताब है, ये राइटर का इतना किताब बिक्री हो गया है, ये राइटर का इतना किताब बिक्री हो गया है. और साथ में ये भी बता दूंगा कि जिस राइटर का 5000 से ज्यादा किताब बिक्री हो गया है वो एक गुड राइटर है. तो इस केस में किसी को कोई डाउट होगा क्या? ऑब्वियस बात नहीं है, टेबल देख लेना. टेबल में क्या है, एक नंबर राइटर, इसका इतना तो बुक है, इतना तो सेल हुआ है, इतना तो बुक है, इतना तो सेल हुआ है. तो जिसका 5000 से ज्यादा सेल होगा वो गुड राइटर हो गया. मतलब अभी ये वेल डिफाइंड है. पहले वेल डिफाइंड नहीं था, लेकिन अब ये वेल डिफाइंड हो गया. आया समझ में? अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं. कलेक्शन ऑफ डेंजरस क्रिएचर्स, कलेक्शन ऑफ डेंजरस क्रिएचर्स या फिर डेंजरस एनिमल्स. कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स, ये हमारा एक ठो क्या बोलते हैं, सेट है कि नहीं? तो इट इज नॉट ए सेट अगेन बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड. अब डेंजरस कौन है कैसे पता चलेगा? हमारे पास 100 जानवर हम रख लेंगे, मान लेते हैं, उसमें से कौन कौन इसमें से डेंजरस है, तो नहीं बता सकते कौन डेंजरस है कौन डेंजरस नहीं है. हाँ, कुछ रात को तो हम बोल देंगे ये डेंजरस है, लेकिन कुछ रात ऐसा भी होगा कि जो उसका बहुत डेंजरस हो सकता है, लेकिन वो हम बता नहीं पाएंगे. अच्छा, और एक तो अच्छा सा सिंपल सा एग्जांपल है, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लासरूम. हम अपना क्लासरूम में गए,
50 स्टूडेंट है मान लेते हैं एक सेक्शन में, उसमें से कौन इंटेलिजेंट है, XYZ, A हो गया, B हो गया, या फिर रोल नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है। तो इसमें अगर मैं पूछूं, हाँ किसी किसी को तो कोई बताएगा सर ये हो गया ये हो गया ये हो गया। अगर क्वेश्चन कोई दे दिया जाए, स्कूल में टीचर कोई क्वेश्चन दे देता है, हो सकता है जो कर नहीं पाता है वो स्टूडेंट कर लेगा, मतलब कुछ नहीं करता है कभी भी वो स्टूडेंट कर लेगा, मतलब उस समय वो इंटेलिजेंट हो जाए। तो ये इंटेलिजेंट का डेफिनेशन हो गया। हेलो हेलो मोटे क्लास को क्लास सल्लाह पे अटैक हुआ। हाँ क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो वो ही नहीं है। अच्छा अब अगर मैं साथ में ये बता दूं, क्या बोलते हैं बोलो तो, कि क्या बोलते हैं किसको हम लोग इंटेलिजेंट बोलेंगे। अगर मैं बोल दूं कि क्लास 10th में जिसका परसेंटेज 95% था, या फिर 95% ज्यादा बोल दे रहा हूं, मान लेते 90% है, वो इंटेलिजेंट है, तो अब किसी का कोई डाउट नहीं होगा। तो मतलब इंटेलिजेंट का वेल डिफाइंड हो गया। तो दैट इज व्हाई इट इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्शन ऑफ। तो जो वेल डिफाइंड होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेट। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, देखते हैं कि वो सब सेट है कि नहीं। तो which of the following are set and which are not। इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सेट है कौन कौन सेट नहीं है। All natural numbers having at least one prime factor। All natural numbers having at least one prime factor। तो ये हमारा एक सेट है कि नहीं, मतलब हम वो नेचुरल नंबर सब खोजेंगे जहां पे कि जिसका एटलीस्ट एक तो प्राइम फैक्टर होगा, तो वो तो हम निकाल ही सकते हैं ना। जैसे मान लेते हैं मैं एक नेचुरल नंबर लिया 6 का फैक्टर कौन करें, 1 एक फैक्टर है 6 का, 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है और 6 एक फैक्टर है। तो ठीक है इसको हम ले सकते हैं क्योंकि इसका 2 फैक्टर, तो 2 इज ए प्राइम फैक्टर, 3 इज ए प्राइम फैक्टर। 7 1 into 7, अच्छा वो ले सकते हैं, मतलब ऑल प्राइम नंबर्स कैन कम हियर, और कंप्लीट भी बहुत सारे आएगा। तो ये जो है ना ये हमारा हो गया क्या, एक तो सेट। बोलो समझ में आया सबको ये सेट है बोल के? यस सर। सेकेंड हो गया ऑल रियल नंबर्स विथ नेगेटिव स्क्वायर। जैसे मैं एक रियल नंबर लिया 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये तो पॉजिटिव हो गया, नहीं ले सकता। 7 पॉजिटिव हो गया। -3 का स्क्वायर हो गया हमारा कितना 9, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो ये सेट है कि नहीं, हाँ या ना जल्दी बोलोगे? दिस इज नॉट ए सेट, नहीं ये सेट है। क्यों? क्योंकि इसका अंदर में क्या एलिमेंट रखूं क्या नहीं, वो हमको ये बोला है कि ऑल रियल नंबर्स विथ नेगेटिव स्क्वायर, ये सेट है। इसमें हमको डाउट हो, अच्छा इसका अंदर में 1 आ पाएगा कि नहीं, हाँ या ना? नहीं, 2 नहीं आ पाएगा, 3 नहीं आ पाएगा, 4 नहीं आ पाएगा, -1 नहीं आ पाएगा, -2 नहीं आ पाएगा, -2 नहीं आ पाएगा, वो कोई भी चीज नहीं आ पाएगा। क्योंकि कोई भी चीज नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं श्योर तो हूं, मेरे पास कोई डाउट नहीं है इसमें मेरा डाउट नहीं है कि ये चीज आएगा नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आ रहा है, दैट इज ए डिफरेंट इशू। इसके अंदर में कोई भी चीज नहीं आ रहा है, दैट इज ए डिफरेंट इशू। दिस इज अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, ऐसा हो सकता है, बट इट इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये एक सेट है जिसमें हमको जो एलिमेंट का अंदर में से किसको लेना है किसको लेना नहीं है उसमें डाउट नहीं होगा, तो वो सेट है। आया समझ में? दिस इज वेल डिफाइंड। अगला देखते हैं, है ना। ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ XYZ स्कूल इन द एकेडमिक ईयर दिस वन। ये तो मैं थोड़ा देर पहले बोला कि ये हमारा नॉट ए सेट, समझ रहे हो? ये नॉट ए सेट होगा, ये सेट नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? yes, sir. हाँ ये सेट हो जाएगा, दिस इज ए सेट, ये हमारा सेट है। पहला वाला जो दूसरा वाला जो है ये सेट है, ये भी सेट है, ये हमारा सेट है, हो गया। दिस इज ऑल्सो ए सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है, कौन वेल डिफाइंड नहीं है? इंटेलिजेंट इज नॉट वेल डिफाइंड।
जब इंटेलिजेंट को बोल दिया जाएगा कि जिसका 85% से ज्यादा है वो इंटेलिजेंट है, दैट विल बी वेल डिफाइंड। ठीक है, ये सेट हो गया। ऑल इंडियन सिटीजन्स हुज अर्निंग इज मोर देन 5000 पर मंथ बोल सकते हैं। ऑल इंडियन सिटीजन्स हुज अर्निंग इज मोर देन 5000 पर मंथ बोल सकते हैं। क्या ये सेट होगा? मान लेते इंडियन सिटीजन हम ले लिए, जिसको ये एक इंडियन सिटीजन है, भाई पूछ लिया भाई तुम्हारा अर्निंग क्या है पर मंथ, वो बोल दिया 4500, तो मैं उसको लूंगा नहीं, मैं श्योर हूं, मेरा कंफ्यूजन नहीं है ना। इसका मतलब है कि यह हमारा सेट है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड हो गया, अर्निंग इज मोर देन 5000, है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल गुड राइटर्स ऑफ इंडिया, थोड़ा देर पहले तो मैं बता दिया कि इट इज नॉट ए सेट, क्योंकि गुड राइटर्स को नॉट वेल डिफाइंड, नॉट ए सेट। कौन सा चीज के लिए नॉट डिफाइंड, सॉरी कौन सा केस के लिए सेट नहीं है? क्योंकि गुड राइटर्स जो बोला है, ये गुड वर्ड को जो ना अच्छी तरह डिफाइन नहीं किया गया है। कौन गुड राइटर्स है, गुड कब बोलते हैं, तो अगर अच्छी तरह डिफाइन हो जाता तो सेट हो जाता। कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100, बताओगे सेट है कि नहीं है? इट इज ए सेट, क्योंकि 100 से पहले जितना सारे नंबर है हम उसमें से पता कर सकते हैं कि कौन सा इसका अंदर लेना है, कौन सा नहीं है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, इट इज नॉट ए सेट, क्योंकि डेंजरस का डेफिनेशन नहीं दिया है, तो ये नॉट ए सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ ऑल बिग सिटीज ऑफ इंडिया, बताओ ये सेट है कि नहीं, क्या समझ रहे हो? बिग सिटीज ऑफ इंडिया ये सेट है कि नहीं? हाँ, नॉट ए सेट। क्यों? क्योंकि ये बिग का डेफिनेशन नहीं है कुछ, बिग इज नॉट वेल डिफाइंड। हम किसको बिग बोलेंगे? उसके लिए तो बोला नहीं हो ना कि इसको बिग बोलो। अगर बोल देगा कि जिस सिटी का पॉपुलेशन इससे ज्यादा है उसको बिग सिटी बोल दो, तो फिर हमारा एक बेस बन गया, वेल डिफाइंड हो गया ये बिग का वर्ड का। या फिर बोल देगा कि जिस सिटी का एरिया जो है इतना स्क्वायर मीटर है या स्क्वायर किलोमीटर है बोल लो, तो वो हो गया बिग सिटी। तो ऐसे कोई डेफिनेशन अगर नहीं दिया है, मतलब ये बिग जो है वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये नॉट ए सेट हुआ। दिस इज नॉट ए सेट। ओके, उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर स्टार्टिंग विथ जे, तो इट इज ए सेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मंथ जो जे से स्टार्ट होगा, जनवरी हो गया, जून हो गया, एक्सेट्रा जो भी है। कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट है? प्राइम मिनिस्टर तो वेल डिफाइंड है ना, हेरा गेरा को तो हम नहीं बोल सकते प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर वेल डिफाइंड है, दैट मींस इट इज ए सेट। आई होप हल्का फुल्का आइडिया हो गया कि इसको सेट बोलते हैं। बस इतना समझ लो, जो चीज के बारे में बोला है वो चीज वेल डिफाइंड है कि नहीं, कैसे पता करोगे? जहां हमारा कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया वो वेल डिफाइंड नहीं है। हम इस चीज को ला सकते हैं कि नहीं इसके अंडर में, इस चीज को ला सकते हैं कि नहीं इसके अंडर में, जहां वो सोच आ गया मतलब ये हमारा क्या है, सेट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सबको इतना तक? तो सेट के बारे में हमको पहले ये पता चल गया कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है उसको हम सेट बोलते हैं। फिर सेट को हम लिखते कैसे हैं? मेथड्स ऑफ राइटिंग ए सेट। मेथड्स ऑफ राइटिंग ए सेट, एक सेट को हम दो मेथड में लिखते हैं, एक तो बोलते हैं रूस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड, एक तो सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल मेथड, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक सेट का नाम देते हैं कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट में, कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल सी हो सकता है, कोई भी एक इंग्लिश अल्फाबेट ले लेना, उसमें उसका नाम दे देना, है ना। तो उसके बाद क्या करोगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। सेट लिखना जो है ना उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, और उसके अंदर में जो चीज लिखा होगा हर चीज को हम लोग बोलते हैं एक एक एलिमेंट। ऑब्जेक्ट जो होता है वो एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हो गया हमारा रूस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड मतलब इसमें एलिमेंट सब हम लिखते हैं, दो एलिमेंट का भीतर में एक कॉमा बैठा देते हैं, ये हो गया हमारा रूस्टर मेथड। हम राइटिंग है सेट। हम और क्या लिख सकते हैं, ए ई
आई ओ यू। तो ये हो सकता है हमारा एक सेट, ये हो सकता है हमारा एक सेट, और हो सकता है ऐसा भी पाई कोमा ई। तो ये हमारा एक सेट हो गया। मैं 2-3 सेट का एग्जाम्पल दे दिया बाय राइटिंग इट इन रूस्टर मेथड। रूस्टर मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्टिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं? एलिमेंट सबको हम लोग लिख लेते हैं। एलिमेंट सब जो होता है सारे को हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा एलिमेंट आता है, बहुत सारा एलिमेंट आता है, मतलब मान लेते हैं 100 एलिमेंट है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते क्या 100 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। अगर हमारा एक पर्टिकुलर वे में वो चल रहा है तो इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं? उसको इन एक पर्टिकुलर वे में चलेगा तो इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं? उसको 2-4 लिख लेंगे, और ये पैटर्न जो होता है अगर हमको पता चल गया तो छोड़ देंगे, फिर लास्ट वाला एलिमेंट लिख लेंगे। सो दैट इज हाउ वी आर राइटिंग ए सेट। गॉट इट? क्या सबको समझ में आया? रूस्टर मेथड में क्या होता है? लिस्टिंग मेथड सारे लिखते हैं। सेट बिल्डर मेथड में क्या लिखते हैं? ये सेट बिल्डर मेथड, और साथ में बोल दिया है कि एक रूल मेथड है, मतलब इसको एक रूल का साथ हम लोग डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। a इज इक्वल टू x such that, ये वर्ड ये लिखते हैं, x such that x is a natural number लेस देन 6। मतलब हम क्या करने वाले हैं? एक ऐसा स्टेटमेंट लिखने वाले हैं जो स्टेटमेंट जो है, और स्टेटमेंट हो सकता है, इक्वेशन हो सकता है, एक तो डेफिनेशन या फिर प्रॉपर्टी जैसा हम लिख लेंगे जो कि ये सारे एलिमेंट को बता देगा। एक चीज है नेचुरल नंबर, मतलब मैं काउंट करते चलूंगा 1 2 3 4, अटक जाऊंगा कहां पे? लेस देन 6 बोला है तो 6 से पहले अटक जाऊंगा। बी अगर हमको लिखना है तो एक सच दैट, ये एक अदर वे लिखने का है। एक तो वे हो गया ये, और ये दूसरा वे हो गया एक सच दैट। सीधा एक लाइन ऐसे आ जाएगा, ओके, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन आ जाएगा। एक सच दैट क्या हो जाएगा? एक्स इज द vowel of English alphabet, vowel of English alphabets, vowel of English alphabets। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये डेफिनेशन जैसा हो गया जो इस चीज को, सारी चीज को बता सकता है। ये ए ई आई ओ यू ना लिख के ऐसे करके लिख देंगे। सी को हम लिख सकते हैं एक सच दैट एक्स इज ए इरेशनल नंबर, x is irrational number, ओके, x is irrational number। तो irrational number पाई और e है ना, which is defined by some symbol, which is defined by a symbol। इरेशनल नंबर तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे, √2 √3 √4 ऐसे बहुत सारे हैं। उसमें से दो इरेशनल नंबर को मैं सिंबॉलिकली दिखाता हूं, ऐसे दो ही है नेचुरल इरेशनल नंबर खाली, वो हो गया पाई और ई, ये दोनों को मैं सिंबॉलिकली दिखाता हूं। तो ये हो गया दिस। और डी को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 100। तो या तो मैं लिख सकता हूं लेस देन 101, या फिर लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू 100। ये हमारा 100 है, ठीक है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? अरे बताओ मेरे को, क्या समझ में आया सबको कि एक सेट, हाँ, एक सेट को लिखने का दो तरीका, हाँ वेरी गुड। एक सेट को लिखने का दो तरीका है, एक रूस्टर मेथड हो गया, एक सेट बिल्डर मेथड हो गया। रूस्टर मेथड में हम लोग सारे एलिमेंट को लिस्ट कर लेते हैं। सेट बिल्डर मेथड में हमको क्या करता है? एक सच दैट, ये सिंबल यूज करते हैं या फिर ये सिंबल यूज करते हैं सच दैट के लिए। एक सच दैट एक्स इज व्हाट, एक तो स्टेटमेंट लिख लेंगे, एक तो रूल लिख लेंगे,
जो कि ये सारे एलिमेंट को डिफाइन कर सकता है। तो ये समझ में आ गया सबको, मेथड्स ऑफ राइटिंग ए सेट। गॉट इट? चलो अब हमारा सवाल आता है, ये मान लेते 3-4 सवाल हम करेंगे। पहला सवाल बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रूस्टर मेथड। ये सब सेट को रूस्टर मेथड में लिखो। मान लेते हैं मैं बिट ए कर रहा हूं, एक सेट दिया है, उसका नाम मैं दे देता हूं, ये का नाम दे देता हूं ए। कुछ भी नाम दिया जा सकता है जब तक क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू 50, तो हम स्टार्ट हो जाएंगे 2 से, आगे क्या हो गया 3, फिर क्या हो गया 5, 7, 11, 13, उसके बाद कौन सा है बोलो? 13 के बाद 17, 19, then we are getting 23, उसके बाद 29 है ना, उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 है ना, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, खत्म। 47 लास्ट है ना शायद। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड बिट, बिट बी क्या बोला है? चलो इसका नाम कुछ और देता हूं। बिट बी क्या बोला है देखते हैं। बिट बी बोला है क्या? सेट ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, मतलब 7 से कम जो नेचुरल नंबर है उनका क्यूब करना है। 7 से कम नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनका क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, तीसवा चोले। क्या सबको समझ में आया या किसी को डाउट है? पूछो। ये रूस्टर मेथड में लिख रहे हैं बिट सी, और ये सेट का नाम भी मैं सी देता हूं, है ना। क्या बोला है? सेट ऑफ इंग्लिश लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो इंग्लिश लेटर सारे हैं उनको लिखना है। तो क्या करेंगे बोलो? एम हो गया, ए हो गया, टी एच ई, एम ए टी एच ई, फिर क्या है एम। एम पहले एक बार लिखे हैं और एक बार लिखने का जरूरत नहीं है। सेट का अंदर एक एलिमेंट को बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो एम ए टी एच ई हो गया एम, ए टी आई, आई नहीं है तो आई लिखेंगे, सी नहीं है तो सी लिखेंगे, और एस नहीं है तो एस लिखेंगे। क्या बताओ समझ में आया सबको? बिट सी, बिट्स, हाँ बिट सी में हम लोग क्या सीखे कि एक एलिमेंट को हमको बार बार नहीं लिखना है। अगर लिख भी देंगे कोई गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन बेमतलब में क्यों लिखे जिसका कोई काम नहीं है वहां पे, है ना। बिट सी हो गया। अब हम बिट डी देखते हैं क्या बोला है। बिट डी सेट का नाम हो गया डी सपोज। अब हम देखते हैं क्या लिखा है। x such that x cube minus 5x square plus 6x is equal to 0। तो हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। निकालने के बाद जो होगा उसको रूस्टर मेथड में लिखेंगे। सो सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या दिया है हमको? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं x, अच्छा 5x स्क्वायर प्लस 6x है, गलत लिख दिया मैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर प्लस 6x 0, x कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो आगे क्या हो जाएगा देखते हैं। आगे क्या होगा? x इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन चले गया तो आ जाएगा x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन चले जाएगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब x का वैल्यू 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो सेट डी हमारा हो जाएगा क्या 0, 2, 3। जरा जल्दी से बताओ समझ में आया क्या? Yes, sir. सो दिस इज द लिस्टिंग मेथड या फिर रूस्टर मेथड। आगे क्या बोला है? द सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर हैविंग 30 डेज। तो कौन कौन सा महीना 30 डेज है वही सब महीना हमको लिखना है, वो सब देख के लिख लोगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या बोला है? x such that x is the sum of two odd integers। अच्छा मेरे को बताओ अगर x is the sum of two odd integers होगा, अच्छा दो ठो odd integers को अगर हम ऐड करेंगे हमको क्या मिलेगा बताओ? दो ठो odd मिलेगा, कोई बोला odd नहीं मिलेगा, इवन मिलेगा, है ना। तो f वाला हमारा है क्या, मान लेते f नाम दे दिया, तो इवन इंटीजर्स कितना तो मिलेगा हमको? ऑड इंटीजर्स दो को ऐड करेंगे तो हमको इवन इंटीजर्स मिलेगा। कितना तो मिलेगा इवन? तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 कितना तो मिलेगा? इनफाइनाइट नंबर्स मिलेगा। इनफाइनाइट नंबर्स मिलेगा मतलब हम नहीं लिख सकते हैं उसको रूस्टर मेथड में। तो उसको लिखने के लिए हमको, हाँ रूस्टर मेथड में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्यों बोला मैं, लिख सकते हैं रूस्टर मेथड में, लेकिन अनलिमिटेड क्योंकि वो हो गया इसीलिए हम क्या करेंगे उसको 2-4 ठो लिखेंगे। जब हमारे पास एक पर्टिकुलर पैटर्न आ जाएगा हम उसको डट डट करके छोड़ देंगे। कुछ ऐसा 0 आ सकता है क्योंकि सारे इवन में ले रहा हूं, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, ऐसे करते करते ये जाएगा। अच्छा कोई मेरे को बताएगा कि मैं यहाँ पे कुछ गलती तो कर रहा हूँ? What am I missing here? क्या मिस कर रहा हूँ बताओगे मेरे को? Integers can be negative also. हाँ मतलब यहाँ पे +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +4 हो सकता है, -4 हो सकता है, +6 -6, +8 -8। So these things are your answer। तो इसमें कितना तो एलिमेंट दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दो मेरे बात के ऊपर कि जब हम लोग सेट लिखते हैं रूस्टर मेथड में और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है तो वो जो एलिमेंट सब खत्म कैसे होता है? डॉट 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 करके खत्म कर लेते हैं हम लोग। अगर पर्टिकुलर पैटर्न में हो जाता है तो कुछ एलिमेंट लिख के हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो ये हो गया हमारा क्या रूस्टर मेथड था। अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि रूस्टर मेथड में हमको दिया है और हमको उसको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। हमको क्वेश्चन दिया है क्या रूस्टर मेथड में, हम उसको सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया है बिट ए, मान लेते सेट का नाम ए है और इसका अंदर में जो एलिमेंट है 1 है, 3 है, फिर 9 है, फिर कितना है ये 27 है, 29 नहीं है, this is 27, okay, then here 81, then here 243, कुछ ऐसा है, ऐसे करके ये जा रहा है। This is in Rooster method. Now I will have to write it in set builder method. Set builder method या फिर rule method। तो मैं क्या करूंगा, x such that लिख दूंगा, x such that x is equal to। अब मैं क्या करने लगूंगा, देखूंगा कि ये जो जा रहा है एक पर्टिकुलर पैटर्न में जा रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है। इसमें 3 मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, इसमें 3 मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, इसमें 3 मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। मतलब ये कुछ ऐसा आ रहा है, एपीजीपी अगर पढ़ा होगा तो 3 to the power n-1 का फॉर्म में आ रहा है। कौन सा फॉर्म में आ रहा है? 3 to the power n-1 का फॉर्म में। अब ये n क्या है? n हो गया हमारा 1 2 3 4 ऐसे करके जाएगा। मतलब n हो गया क्या, सारे नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे ये तो इनफिनिट जा रहा है।
ये तो इनफाइनाइट जा रहा है ना, तो इसलिए इट इज कमिंग दिस वे। सो हाउ वी गेट दिस वन कि 3 टू द पावर n माइनस 1 कैसे सोचोगे, जब जीपी पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल देख लो कि 3 टू द पावर n माइनस 1 आ रहा है। या फिर जीपी अगर क्लास 9th के अंदर पढ़े हो तो जीपी में फॉर्मूला होता है an का फॉर्मूला होता है a into r to the power n minus 1। ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म जो कि 1 है यहाँ पे, और r होता है कॉमन रेशियो जो कि 3/1 है। 3/1 होता है 3 to the power n minus 1, we get 3 to the power n minus 1। पहला बिट सबको समझ में आ गया क्या? बिट बी देखते हैं क्या बोला है। बिट बी में सेट का नाम भी बी ले लेता हूं। 2 3 5 7 11 13 17। मेरे को लगता है ये तो बता ही सकते हैं सब कोई। x was that, क्या लिखो बताओ? x was that X is a prime number less than 17. less than equal to Less than 19. 19 कर सकते हो। x was that x is a prime number less than 19। अब यहाँ पे एक चीज फिर से आ गया, देखो यहाँ पे एक चीज फिर से आ गया। कोई बोलेगा सर मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगा, x was that x is a prime number less than 19। कोई बोलेगा सर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे, x was that x is a prime number less than equal to 17। तो उसका भी सही, ये भी सही, दोनों सही। इसका मतलब है क्या कि जो सेट बिल्डर मेथड है उसका कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एनीथिंग कैन बी रिटन, लेकिन ऐसा चीज होना चाहिए जो कि उसमें जितने सारे एलिमेंट हो सारे को डिफाइन कर सकता है, सारे को डिफाइन कर सकता है, उस टाइप का चीज इसमें होना चाहिए। वो चाहे कैसे भी फॉर्मूले को चलता है, लेकिन कुछ चीज होता है जिसके लिए जो नहीं तो मतलब जो बहुत सारे नहीं लिखा जा सकता, एक पर्टिकुलर ही हो जाता है। लेकिन कुछ और चीज हो जाता है जिसको कि हम लोग अलग अलग वे में डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज नॉट फिक्स्ड। x was that x equal to this one, it is not fixed। मतलब ये पूरा सबका सेम होगा कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग बच्चा अलग अलग चीज लिख सकता है। लेकिन जो भी लिखेगा अगर उसके अंदर में यही एलिमेंट सब खाली आ जाएगा मतलब उसका सही है। अगर इसके एक्स्ट्रा आ जाता है तो गलत हो जाएगा, इससे कम आ जाएगा तो भी गलत हो जाएगा, खाली यही सब आएगा तो सही है। ठीक है, अच्छा तो फिर बताओ, मैं दो स्टेटमेंट अलग अलग सुनना चाहता हूं। इसके लिए मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं कि c is equal to 2, so I want to listen to different statement from two students। तो कोई मेरे को बताओ x is equal to c is equal to ये एलिमेंट 2 में लिख लिया। Someone please tell me what can I write for this? कोई तो बताओ। X such that x is a even prime number। हाँ ठीक है, x was that x is the even prime number, सही है। और क्या हो सकता है, कोई और बताओ, कुछ भी बता सकते हो। एनीथिंग यू कैन टेल जिससे कि जिसका वैल्यू 2 ही निकलता होगा। कोई बोलेगा कि सर हम ऐसा लिखेंगे x was that x minus 2 is equal to 0, खत्म। इसमें से भी x का वैल्यू 2 निकल के आएगा। कोई बोलेगा कि सर मैं ऐसा लिखूंगा x was that x belongs to natural number x square minus 4 is equal to 0। तो x square minus 4 is equal to 0 को सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन x नेचुरल नंबर बोला है इसलिए खाली प्लस 2 ही हम लेंगे। मेरा बात समझ में आया? मैं बोलना क्या चाहता हूं, मेरा फोकस कहां पे है, क्या चीज बताना चाहता हूं मैं कि बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकता है, देयर इज नो फिक्स्ड। हम नहीं बोल सकते कि यही वाला ही खाली होगा, अलग अलग चीज आ सकता है। क्लियर? चलो बिट सी बताओ कोई। बिट सी क्या बोला है? जनवरी, हाँ जनवरी, जून, जुलाई। बताओ कोई।
X was that? X was that X is a month of a year starting with letter J. Okay. X was that X is the month of a year starting with J. Starting with letter J. ओके, ये सब चीज हमारा हो गया। तो अब हम लोग सीख गए कि हम रूस्टर मेथड में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखते हैं। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं? रूस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड जल्दी से बता दो। Yes, sir. हाँ, तो इसका बारे में मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा, ये हम पढ़े नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, है ना। चलो, कुछ सिंबल का जो जरूरत पड़ता है हम लोग का, वो सिंबल मैं बता देता हूँ। ये सब सिंबल याद रखना है। इसको इम्प्लाई बोलते हैं, है ना। ऐसा सिंबल जब देखोगे इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बिलोंग्स टू। ओके, और ये ए ऐसा सिंबल देखोगे, सी जैसा है, ए लिखा है यहाँ पे, और ये जैसा लिखा है बी, बीच में ये सी जैसा लिखा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या बोलते हैं इसको? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और ये हो गया हमारा डबल इंप्लीकेशन, इसको बोलते हैं। ऑलराइट, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, या फिर डबल इंप्लीकेशन हम इसको बोल सकते हैं। ये सिंबल हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू, या फिर सिंपली बोल सकते हो नॉट बिलोंग्स टू। ये हमारा बिलोंग्स टू हो गया, ये सिंबल बिलोंग्स टू के लिए हो गया, और ये नॉट बिलोंग्स टू के लिए हो गया। ओके, ये तो सच दैट हो गया। ये सिंबल हमारा फॉर ऑल के लिए होता है, ऐसा सिंबल फॉर ऑल। ओके, लाइन को थोड़ा आगे खींच दूं मैं। फॉर ऑल के लिए सिंबल हम यूज करते हैं। ऑलराइट, और ये सिंबल हमारा यूज होता है, ई को उल्टा कर देंगे तो देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट के लिए हम ऐसा सिंबल यूज कर सकते हैं। आई डबल एफ लिखा होगा तो इफ एंड ओनली इफ को बताता है। एन हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आई और जेड सेट ऑफ होल नंबर्स, सॉरी क्या नाम है उसका, इंटीजर्स। डब्ल्यू होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। आर हो गया हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यू हो गया हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर बोल रहा हूं। यू इरेशनल नंबर को हम टी में डिनोट करते हैं, या फिर क्यू डैश में, क्यू डैश, और कभी कभी टी में डिनोट करते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। W हो गया हमारा क्या, सेट ऑफ होल नंबर्स। ओके, और जैसे ये वाला सिंबल क्या बोलता है, सबसेट। ये सिंबल हमारा हो गया तो नॉट ए सबसेट। तो ये सब पढ़ लेना, याद रख लेना कि ये सब हमारा होता है क्या, सिंबल जो कि हमको यूज करना पड़ेगा आगे। ठीक है, जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। हम इनफाइनाइट नंबर का कार्डिनल सेट कुछ नहीं बोल सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा, जिसका फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, उसका कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मान लेते मैं एक सेट लिख रहा हूं, A is equal to 1 2 3 4 5। तो मैं बताऊंगा कार्डिनल नंबर ऑफ पे कैसे बताऊंगा, ऐसा बता सकता हूं। n ऑफ a लिख दूंगा, इसका मतलब ये कार्डिनल नंबर ऑफ a हो गया। या फिर ऑर्डर ऑफ a, ये कितना है, 5 तो है। अरे बोलो, समझ में आया सबको? A सेट में हमारा 5 तो एलिमेंट है। अगर मैं ऐसा बताऊं, एक और सेट है, मान लेते A इज इक्वल टू 1 2 2 2 3, तो ऐसा है। तो 1 2 3 4 5, n ऑफ b इज इक्वल टू 5। अगर हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। n ऑफ b इज इक्वल टू 5 अगर मैं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक सेट में एक एलिमेंट को बार बार लिखने का कुछ भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि
ये खाली हमारा जागा टाइम पास टाइम बढ़ाएगा और इसका यूज तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये काउंट तो एक ही बार होगा। तो n ऑफ b हमारा कितना हो गया बताओ फिर? 3 हो गया। n ऑफ b हमारा हो गया 3। अगर मैं ऐसा लिखता हूं b इज इक्वल टू ऐसा लिखता हूं तो n ऑफ c इज इक्वल टू फिर से 3 हो गया। n ऑफ c जो है फिर से 3 हो गया। इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ जाए, वो चाहे सिंबल ही हो ना क्यों, सिंबल ही क्यों ना हो, क्योंकि हम डेफिनेशन वैसे करेंगे x such that x is the symbol used for arithmetic operation। तो यहाँ पे माइनस में नहीं दिया हूं और भी दे भी सकता हूं, या फिर कुछ और टिक भी दिया हूं यहाँ पे, मतलब और कुछ भी डिफाइन कर सकता हूं इसको, है ना। तो कहने का मतलब है कि कर्ली ब्रैकेट का अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है। ये कॉमा जो है वो सिंबल के लिए यूज होता है, सॉरी वो सेपरेट करने के लिए यूज होता है, बाकी कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग लिख लेंगे। अच्छा मान लेते हैं मैं डी लिख रहा हूं ऐसा, हाँ क्या ये सेट है? यस इट इज ऑल्सो ए सेट। तो ये सेट के अंदर में हमारा कितना एलिमेंट मेरे को दिखाई दे रहा है? n ऑफ d। मैं देख रहा हूं कितना ठो बोलने से इसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज देयर, सो इट इज 0। तो बोलने से क्या कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सेट के अंदर में कितना एलिमेंट है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। ओके, बस ये डेफिनेशन वगैरह है। आज का क्लास में ओनली विल गो थ्रू द डेफिनेशंस पढ़ेंगे खाली। नेक्स्ट हो गया क्या? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हो गया क्या? सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। हम काउंट कर पाएंगे तो फाइनाइट सेट, चाहे कम हो या ज्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा पास एक सेट है A 1 2, तो मैं इसका नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर पा रहा हूं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट है, ये हमारा फाइनाइट सेट है। अगर हमारा सेट A सेट B में लिखता हूं नाम, सेट B इज इक्वल टू, मान लेते हैं लिखता हूं A B C D ऐसे करके हम लोग Z तक लिख लिए, तो यहाँ पे मैं n ऑफ b लिख लूंगा 26, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट हमारा 26 होता है। सो इट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। बिट C 1 2 3 ऐसे करके मैं लिख लिया, 1 2 3 4 मान लेते ऐसे लिख लिया, तो कितना हो गया? इट इज 1 लाख ना। Still, I can count the number of element. n of C is equal to 1 2 3 4, ठीक है, 10 में 4 तो 0 है, तो this is also a finite set. Are you getting my point? If the number of element is countable, how big it may be, no problem. कितना भी बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं तो फिर ये फाइनाइट सेट हो गया। बोलो सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हो गया, अब इनफाइनाइट सेट। ऑब्वियस बात है, सबको पता चल गया होगा ये वर्ड इनफाइनाइट नाम सुनते ही कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा होगा, जो कि मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा। इतना ज्यादा होगा कि मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, मतलब इसका एंड नहीं होना चाहिए, इसका एंड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिख लिया n इज इक्वल टू, ये हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके चलता है। लास्ट नहीं लिखा हूं मैं, इसका लास्ट जो है मैं नहीं लिखा हूं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। दिस इज इनफाइनाइट सेट। मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं w हो गया हमारा 0 प्लस माइनस 1 0 1 2 3 ऐसे करके गया, तो ये हो गया हमारा होल नंबर का सेट। इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। ये आ गया हमारा z और i हम बोल ले, तो 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे करके ये जा रहा है। ये हमारा हो गया क्या? इंटीजर्स, सेट ऑफ
इंटेजर्स। फिर आ गया हमारा क्या, Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर x such that x is equal to p by q, q not equals to 0। तो ये बन गया हमारा रेशनल नंबर का सेट। इसमें क्या होगा, q का वैल्यू 0 नहीं है, इसमें q का वैल्यू 0 नहीं है। इसको एक्चुअली रूस्टर मेथड में हम नहीं लिखते हैं, इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं जाता है। 1/2 लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे, 9/7 लिखेंगे, 2/11 लिखेंगे, ऐसा लिख तो लेंगे, लेकिन दिस इज नॉट फॉलोइंग ए पर्टिकुलर पैटर्न कि और क्या क्या होगा, बहुत कुछ आइडिया नहीं देता है, इसीलिए इसको हम नॉर्मली रूस्टर मेथड में नहीं लिखते हैं। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर मेथड में लिखते हैं। किसी भी चीज को अगर हम p/q फॉर्म में लिख लें जिसमें कि q का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो उस टाइप का सेट को हम लोग बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर सेट। नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, इरेशनल नंबर सेट, जिसको √2 बोल सकते हैं, √3 बोल सकते हैं, √5 बोल सकते हैं, और ये सबके साथ क्या जुड़ सकता है, प्लस माइनस, ये सबके साथ प्लस माइनस जुड़ सकता है। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर वाला सेट। और इनमें से कोई भी सेट हम ले लेंगे, R बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर होता है क्या, इनमें से कोई भी चीज को हम ले लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। और ये सारे सेट जो मैं लिखा हूं ना, इनको हम लोग बोलते हैं स्पेशल सेट्स। स्पेशल सेट्स अबाउट नंबर्स। नंबर्स में हमारा स्पेशल सेट्स आ गया। तो ये सारे सेट हम देख सकते हैं कि इनफाइनाइट सेट्स है। इसमें किसी भी एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट जो है सॉरी सेट है, एंड नहीं हो रहा है, ये सब इनफाइनाइट सेट हो गया। बताओ समझ में आया मेरे बात? तो अभी तक हम लोग जान लिए कि सेट क्या होता है, सेट को लिखने का प्रोसेस क्या होता है, रूस्टर सेट बिल्डर मेथड होता है ना। कुछ सिंबल हम लोग सीख लिए, एलिमेंट, नॉट एन एलिमेंट, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये सब चीज जो है, और कुछ सिंबल सीख लिए। फिर सीख लिए कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद हम लोग क्या सीखे कि सेट हमारा दो टाइप का हम डिस्कस कर सकते हैं, एक फाइनाइट हो गया, एक इनफाइनाइट हो गया। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, चाहे कम हो या चाहे बेसी हो, हम काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट होता है। जिसमें काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट होता है। अगर इनफाइनाइट सेट को हम रूस्टर मेथड में लिखे तो डॉट 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 में एंड होता है, लास्ट एलिमेंट उसका रहता नहीं है। हमारा जितना सारे रियल नंबर का सेट है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सेट बोल ले, वो सारे सेट जो है इनफाइनाइट सेट्स होता है। क्लियर ना इतना तक? चलो आगे देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स ऑफ सेट है। टाइप्स ऑफ सेट्स, क्या क्या टाइप्स ऑफ सेट है, कुछ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक हो गया हमारा, सबसे पहले शुरू करते हैं क्या, एक सेट जिसका आपकी कोई भी एलिमेंट नहीं है, जिसका अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, उस टाइप का सेट को हम लोग बोलते हैं नॉल सेट, या फिर एम्प्टी सेट, या फिर void सेट, VOID void सेट, या फिर जीरो सेट। सेट having no element is called an empty set। ज्यादातर हम उसको नॉल सेट का हिसाब से जानते हैं, नॉल या फिर एम्प्टी, लेकिन void सेट भी बोला जाता है, जीरो सेट भी बोला जाता है, तो उसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है। इस टाइप का सेट को हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई ऐसे में नेमिंग नहीं करते हैं। इसका स्पेशल एक तो नाम है जो होता है क्या, फाई। इसका स्पेशल एक नाम है जो होता है क्या, फाई। तो नेम ऑफ ए नॉल सेट इज इक्वल टू फाई। हम इसको कैपिटल ए में नहीं लिख सकते, कैपिटल बी में नहीं लिख सकते, PHI फाई हो गया ना। इसको हम पढ़ते हैं कैसे, फाई। फाई हो गया सिंबल फॉर ए नॉल सेट। और इसका अंदर में क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बस ऐसा ही लिख के छोड़ देंगे, कुछ भी इसके अंदर में नहीं डालेंगे। एक डॉट भी डाल देंगे ना तो भी एक एलिमेंट बन जाएगा। हम क्या, एक तो कर्ली ब्रैकेट देके बंद कर देंगे, बस खत्म। तो ये हो गया हमारा नॉल सेट।
अगर ये हो गया नॉन सेट का कौन सा मेथड जानते हो, ये हो गया नॉन सेट का रोस्टर मेथड। नॉन सेट का रोस्टर मेथड ये हो गया। और अगर नॉन सेट को हम सेट बिल्डर मेथड में लिखे, क्या लिखेंगे, x such that x not equals to x। बोलोगे सर ये क्या हुआ, मैं बोलूंगा हाँ यही है। क्यों, हमको x ऐसा एलिमेंट लिखना है जो अपने साथ इक्वल नहीं है। ऐसा एलिमेंट दुनिया में मिलेगा क्या? कोई भी एक चीज, कुछ भी हो, नंबर हो, इंग्लिश अल्फाबेट्स हो, एनी ऑब्जेक्ट हो, वो अपना साथ इक्वल नहीं है, ऐसे कुछ मिलेगा क्या? ऑब्वियस बात नहीं है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो कि अपने साथ इक्वल नहीं होगा। अगर कोई ऐसा है तो फिर वो अंश का अंदर में लिख सकते हैं। ऐसा क्योंकि कुछ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। कुछ भी नहीं लिख पाएंगे तो नॉन सेट को ही बताएगा। नॉन सेट बोलता है कि सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है वो हमारा नॉन सेट होता है ना। तो ये रोस्टर मेथड हो गया, ये सेट बिल्डर मेथड हो गया। अब पूछूंगा कि कहीं कुछ पूछोगे कोई किस्सा खाली यही मेथड है क्या लिखने का, मैं बोलूंगा ना, तुम और भी कुछ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ऐसा एक स्टेटमेंट बना लो जो किसी भी चीज को नहीं बताएगा, मतलब कोई भी चीज उसके अंदर नहीं आ सकता। यू कैन राइट सम इम्पॉसिबल स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट लिख लो जो कि इम्पॉसिबल होगा। लिख सकते हो कि x such that x is the outcome greater than 6 when we throw a dice। लूडो गोटी हम फेंकेंगे और बोलेंगे कि उसमें जो आएगा आउटकम 6 से ज्यादा आएगा, नहीं आ सकता। तो इसलिए दैट स्टेटमेंट आल्सो यू कैन राइट। लिख सकते हो x is the name of the month having 27 days। ऐसा तो होता नहीं है, 27 डेज का मंथ तो नहीं होता है, तो कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं आ पाएगा। सो यू कैन राइट सो मेनी इम्पॉसिबल स्टेटमेंट्स। कोई भी इम्पॉसिबल स्टेटमेंट उसके अंदर में डाल सकते हो जो कि हमारा नॉन सेट को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक समझ में आ गया सबको। सिंगलटन सेट सीधा बताता है कि सेट हैविंग वन एलिमेंट ओनली। जैसे एग्जांपल ले लिया, ए सेट ले लिया, इसमें वन एलिमेंट लिख लिया मैं, तो इट इज अ सिंगल सेट एग्जांपल। बी मान लेते मैं लिख रहा हूं ए, सी मान लेते मैं ऐसा लिख रहा हूं x such that x minus 8 is equal to 0। खत्म। x such that x minus 8 is equal to 0, तो उसमें से x का वैल्यू कितना, 8 निकल के आ गया। एक एलिमेंट हुआ तो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। बस डेफिनेशन याद करना है, जानना है और क्या। नेक्स्ट हो गया हमारा क्या, इक्विवेलेंट सेट्स। अब ध्यान से सुनो, इक्विवेलेंट सेट हम किसको बोलते हैं? इक्विवेलेंट हम सेट उसको बोलते हैं अगर दो सेट, एक सेट में नहीं होता इक्विवेलेंट, दो सेट के बारे में बात करते हैं। दो सेट हम तब इक्विवेलेंट बोलते हैं अगर दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। एलिमेंट अलग होने से दिक्कत नहीं है। इफ एलिमेंट आर डिफरेंट देयर इज नो प्रॉब्लम, बट नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का सेम होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 है, b इज इक्वल टू a b c है। जरा बता दो, जल्दी से बता दो, a में कितना एलिमेंट, b में, तो a इज इक्विवेलेंट टू b। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट चाहे सेम हो या ना हो, एलिमेंट सेम हो या ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने से दे आर इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे 3 ठो एलिमेंट, यहाँ पे 3 ठो एलिमेंट, बट द एलिमेंट्स आर नॉट सेम। एक में ABC है, एक में 1 2 3 है, स्टिल दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इतना समझ में आया सबको? तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी, है ना। एग्जामिन इफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट। जब इक्विवेलेंट बोलेगा दो सेट एटलीस्ट देगा। बिट ए देखते हैं, बिट ए में पहला सेट ए का बारे में बताया। ए बोला है क्या 1 2 3, ए बोला है 1 2 3, ठीक है। ए में 3 तो एलिमेंट मेरे को दिखाई दे रहा है। बी क्या बोला है, b इज इक्वल टू x
such that x is equal to 4n plus 1. x such that x is equal to 4n plus 1. और ये n क्या है बोल दिया है, n belongs to a, मतलब n जो है ना a का ही एलिमेंट है. a का एलिमेंट क्या है 1, मतलब n 1 हो सकता है, n 2 भी हो सकता है, n 3 भी हो सकता है. Someone please tell me, ये तो इसका रूस्टर मेथड, सॉरी ये तो इसका सेट बिल्डर मेथड था. This is set builder method. I want to write it in rooster method. मैं इसको rooster method में लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या करने वाला हूं, x का वैल्यू लिखने वाला हूं. ये तो एक सिंबल दे दिया, मतलब डेफिनेशन दे दिया, फिर इक्वेशन दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया. मैं चाहता हूं कि x का वैल्यू निकालूं. n बिलोंग्स टू a बोला है, तो पहले n का जगह में 1 डाल देते ना. n का जगह में अगर 1 डाल देंगे तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, जल्दी से बताओ. 5. हाँ, तो मतलब पहला एलिमेंट तो हो गया 5. बोलो सभी को समझ में आया कि नहीं? Yes sir. हाँ, फिर n इज इक्वल टू 2 डालूंगा, क्योंकि n बिलोंग्स टू a बोला है, तो a में जितने सारे एलिमेंट है सारे n आ जाएगा. n एक एक करके आएगा. n पहले a1 आया, फिर नेक्स्ट आएगा 2 में, नेक्स्ट आएगा 3 में. तो n1 आ चुका है, अभी 2. n का जगह में 2 डालेंगे तो क्या मिला, 9. and then we are getting 13. अब देखो ये हमारा सेट A हो गया, ये हमारा सेट B हो गया. क्या A और B इक्विवेलेंट है? दिस इज सेट A, दिस इज सेट B. A and B इक्विवेलेंट है? Yes No, sir. sir. नॉट इक्विवेलेंट. Yes, sir. Yes, sir. इक्विवेलेंट के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, जल्दी से बताओ. दो सेट इक्विवेलेंट है कि नहीं, उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, Number of elements. Cardinal number. कार्डिनल नंबर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इसमें 3 एलिमेंट है, उसमें 3 एलिमेंट है, तो दे आर इक्विवेलेंट. n of a is equal to n of b 3, so they are equivalent. So they are equivalent. एलिमेंट सही हो या गलत हो, एलिमेंट सेम हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो लोग इक्विवेलेंट होना चाहिए. वो लोग इक्विवेलेंट हो जाएगा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है. ओके, हम लोग अभी बात करते हैं, मान लेते हैं बिट सी में, बिट सी के बारे में बात करते हैं. बी घर में कर लेना. बोला है कि a इज इक्वल टू, ऐसा दिया है 5 दिया है, फिर 5 का ऊपर एक तो कर्ली ब्रैकेट दे दिया है, फिर 5 का ऊपर 2 कर्ली ब्रैकेट है, और उसके बाद एक बाहर में है. ये a है, और b हमारा क्या है, b हमारा 1,2 है. ओके, तो कोई मेरे को बताएगा कि a में कितना एलिमेंट है, ए सेट में कितना एलिमेंट है. ये घड़ी कहां से आ गई बाबू, ए सेट में कितना एलिमेंट है, यहाँ पे मेरा हाथ लग गया शायद. अच्छा, ए सेट में कितना एलिमेंट है बताओ. एक एलिमेंट ये है, सुनो, 26. नहीं एक एलिमेंट ये है, नहीं वो वाला नहीं दिखा रहा हूं, सी दिखा रहा हूं मैं. बी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, सी डिस्कशन कर रहा हूं. एक एलिमेंट 5 है, दूसरा एलिमेंट 5 का ऊपर कर्ली ब्रैकेट एक तो है, तीसरा एलिमेंट 5 का ऊपर 2 कर्ली ब्रैकेट है. 1 2 3, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, मतलब दे आर नॉट इक्विवेलेंट. n of a is equal to 3. n of b is equal to 2. So not equivalent. बोलो रे, समझ में आया क्या? सर फिर से समझा दीजिए. सेट ए में हमारा जो एलिमेंट है, कैन यू सी दिस? सेट ए दिखाई दे रहा है, दिस इज सेट ए, दिखाई दे रहा है. यस सर. इसमें देखो कॉमा कहां पे है, एक कॉमा यहां पे है,
और एक कॉमा यहाँ पे है। कॉमा तो दो एलिमेंट को अलग अलग करता है ना, कॉमा जो है दो एलिमेंट को अलग अलग करता है। तो एक एलिमेंट आ गया ये वाला हमारा, ये एलिमेंट, एक एलिमेंट आ गया ये वाला, और एक एलिमेंट आ गया ये। ऐसे कुछ भी लिखा जा सकता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है, जो भी लिख देगा वो एक एलिमेंट हो जाएगा। नाउ कैन यू सी 3 एलिमेंट्स इन ए? Yes, sir. ए में 3 एलिमेंट है। अच्छा बी में देख के बताओ कितना एलिमेंट है? बी, ये वाला हमारा बी है, how many elements are there? 3 elements. 3 कहाँ है? 1 है, 2 है, और कहाँ है? 2 एलिमेंट है ना। अच्छा यहाँ पे तो कॉमा दिखाई दे रहा है, कॉमा नहीं है क्योंकि उसका बाद 2 एलिमेंट है। मतलब n ऑफ a हमारा 3 हो गया, n ऑफ b हमारा 2 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट तो अलग अलग हो गया ना बाबू। n ऑफ a में 3 ठो एलिमेंट है, n ऑफ b में 2 ठो एलिमेंट है। अलग नंबर ऑफ एलिमेंट आर डिफरेंट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट आर डिफरेंट सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. हाँ। अब नेक्स्ट आ गया इक्वल सेट। Yes, sir. नेक्स्ट ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट हम किसको बोलते हैं? इक्वल नाम सुनते ही पता चलता है कि पूरा सेम होगा, हाँ कि ना? इक्वल सेट नाम सुनते ही हमको पता चलता है कि सारे का सारे इक्वल होगा, मतलब पूरा एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो 2 सेट कब इक्वल होगा? जब उनका नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होगा, साथ में एलिमेंट सब भी इक्वल होगा, तो जाके हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट as well as the elements are same, then they are equal sets. Or 2 sets said we are equal if every element of A is present in B and also every element of B is an element of A. A का हर एलिमेंट B में होगा, B का हर एलिमेंट A में होगा। या सीधा हम ऐसे बोल सकते हैं A and B, हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो A and B are equal sets if the number of elements as well as number of elements as well as the elements of the 2 sets are equal। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होगा, साथ में एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, तो इन दैट केस हम बोलेंगे क्या? इक्विवेलेंट इक्वल सेट्स। तो जैसे मैं लिख रहा हूं कि A इज इक्वल टू 1 2 3 और हम B लिख रहा हूं क्या? 1 2 2 2 3 3। तो अगर मैं अभी पूछ लूं कि भाई बताओ क्या A एंड B दो ठो इक्वल सेट है? अगर मैं अभी पूछ लूं कि A एंड B दो ठो इक्वल सेट है, तुम बोलोगे सर मैं पहले देखूंगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या सेम है कि नहीं। A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3। B का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3. Again 3. So don't count these things as 3 element or these things as 2 element. सेम एलिमेंट बार बार लिखने से अलग नहीं हो जाता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट। उसके बाद क्या A का जितना सारा एलिमेंट है सारे B में है? Each element of A, that is 1, is present in B, 2 is present in B, 3 is present in B। वही बोला है A and B are equal if and every if, I double F लिखा है मतलब if and every if, even if, sorry, even every element of A is in an element of B।
ए का हर एलिमेंट बी में होगा, ए का हर एलिमेंट बी में होगा और बी का भी हर एलिमेंट ए में होगा, तो दे आर इक्वल। इसका मतलब ये दोनों हो गया इक्वल सेट, ए इज इक्वल टू बी। तो यहां पे बोल रहा है कि ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। ये स्टेटमेंट जो दिया है, खाली तो इफ लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डबल इंप्लीकेशन दिया है, वो भी इफ एंड ओनली इफ में होता है। आई डबल एफ भी वही बोलता है, इफ एंड ओनली इफ। x belongs to a implies x belongs to b, मतलब x अगर a का एलिमेंट है तो x b का भी होगा, और उल्टा होता है b। इस डायरेक्शन में भी एरो दिया है, तो x belongs to b मतलब x belongs to a। मतलब इसका मतलब यही समझ जाओ कि a एंड b टू सेट्स अगर इक्वल होना है तो हर एलिमेंट a का b में होना चाहिए, हर एलिमेंट b का a में होना चाहिए। या फिर सीधा एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो a और b पूरा डिट्टो का डिट्टो होना चाहिए, है ना। अच्छा, एक चीज मैं शुरू से बताना भूल गया, अभी मैं बता देता हूं कि मान लेते एक सेट A है, 1 2 3 लिखा है, सेट B है, ये लिखा है 2 3 1, सेट C लिखा है 1 3 2। तो ये 3 तो सेट लिखा हूं मैं, देखो A 1 2 3 है, B 2 3 1 है और C 1 3 2 है। तो इन दैट केस क्या होगा, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। मतलब ऑर्डर अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो फिर O अलग सेट नहीं हो जाता है। ये डेफिनेशन भी वही बताता है कि अगर A का हर एलिमेंट B में है और B का हर एलिमेंट A में है तो दे आर इक्वल। अब C में भी हम लोग देख लिए ऐसा है, मीन्स इनसाइड द सेट वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। अरे बोलो, समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट। दीज आर द डेफिनेशन। आज हम लोग डेफिनेशन वगैरह पढ़ रहे हैं, कल का नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे। ये डेफिनेशन वाइज जो क्वेश्चन हमारा आ गया वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होगा हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या बोलता है कि द सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट दैट आर अंडर डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। The set which contains all the elements that are under discussion is called universal set. It is denoted by, इसका भी कुछ स्पेशल नाम है, U है, कैपिटल U या फिर कैपिटल E, या फिर एक और है साइन, ऐसे करके आता है ना। ये 3 सिंबल में से कोई एक हम लोग यूज कर सकते हैं। बुक से बुक अलग अलग सिंबल देता है, ओके। मेजॉरिटी बुक पे हमको U मिल जाएगा या फिर E मिल जाएगा, ये कुछ बुक पे हमको मिलेगा, ऑलराइट ना। तो ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। एक चीज ध्यान दो कि यूनिवर्सल सेट हम लोग समझते हैं पूरा दुनिया भर का चीज आएगा, उसमें नहीं है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, इट इज नॉट यूनिक। यूनिवर्सल सेट जो है ना वो यूनिक नहीं है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। हम सोच रहे कि यूनिवर्सल मतलब सारी चीज उसके अंदर में आएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं है। हम लोग कौन सा चीज का ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं उसी से पता चलता है यूनिवर्सल सेट कौन है। हम कौन सा चीज डिस्कशन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। मान लेते अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि एक स्कूल में बच्चे जो है क्लास 8 का बच्चे के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। तो क्लास 8 में जितने सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे को लेके मैं यूनिवर्सल सेट बना दूंगा। इफ माय डिस्कशन इज ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स, देन होल क्लास का, क्लास 8 का जितने सारे स्टूडेंट है वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। उस समय नंबर्स वगैरह का कोई काम नहीं होगा। आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड numbers 1 2 3 4 5 6 etc inside that universal set। वो universal set में मेरा होगा क्या,
जिस बच्चे सबके बारे में बात कर रहा हूं उनका हिसाब से कोई छूट ना जाए, क्लास 8 का कोई बच्चा छूट ना जाए उसमें, तो वो मेरा यूनिवर्सल सेट होगा। या फिर ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है कि मैं स्कूल का सारे बच्चे को ले लूं, अगर स्कूल का बच्चे के ऊपर मेरा डिस्कशन चल रहा है तो। सो आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड इंग्लिश अल्फाबेट्स ABCD एक्सेट्रा इन दैट यूनिवर्सल सेट। आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड एनी नंबर देयर because we are not discussing about that. So it is depending upon that situation I will write the universal set. That's why it's not unique. अगर मैं नंबर के बारे में बात कर रहा हूं, if I am talking about some numbers, हम रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, so I will not write the name of the students of any school. So in that case उसका कोई काम नहीं है, उस समय यूनिवर्सल सेट अलग हो जाता है। उस समय हमारा रियल नंबर का सारे सेट जो होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है। इसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और डिपेंडिंग अपॉन द कंसर्न थिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर राइटिंग द यूनिवर्सल सेट। इट्स नॉट फिक्स्ड। यूनिवर्सल नाम सुनते ही ऐसा नहीं कि दुनिया का सारे चीज उसमें आ जाएगा। हम जिस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं उसी चीज के ऊपर यूनिवर्सल सेट आएगा। अरे बताओ, समझ में आया सबको क्या बोल रहा हूं मैं? All of you got it ना? Yes sir. हाँ, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट एक फिक्स्ड सेट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन का ऊपर, सिचुएशन का हिसाब से हम यूनिवर्सल सेट निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सबसेट। काफी इंपॉर्टेंट है सबसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसेट क्या होता है? अगर ए और बी दो तो सेट है, अगर ए का सारे एलिमेंट बी के अंदर है तो फिर ए बी का सबसेट हो जाता है। अब बोलोगे सर इक्वल सेट में भी कुछ ऐसा बोले थे, लेकिन इक्वल सेट में मैं उल्टा भी बोला था, बी का भी सारे एलिमेंट ए में होना चाहिए, ऐसे बोला था। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा, यहाँ पे बोल रहा हूं कि ए का अगर सारे एलिमेंट बी में है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए का सारे एलिमेंट बी में है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और हम क्या लिखते हैं? ए सबसेट इक्वल टू, ये सिंबल देते हैं, ए सबसेट इक्वल टू बी। हम क्या बोलते हैं? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या बोलते हैं? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? लाइक दिस। एंड इसके लिए डेफिनेशन क्या बोलता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन, सॉरी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, ए का सारे एलिमेंट बी में है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए का सारे एलिमेंट बी में है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। आया समझ में? If every A and B are to set, every element of A is an element of B, then A is called the subset of B, and हम लिखते कैसे हैं? A is a subset of B। तो अगर A is a subset of B है, तो अगर A X का एक एलिमेंट है, A नहीं लिखता हूं मैं, X लिख के बताता हूं। अगर X belongs to A है तो X A का अगर एलिमेंट है, क्योंकि A B का सबसेट है तो 100% X B का भी एलिमेंट होगा। हाँ या ना बोलो? क्योंकि डेफिनेशन तो ही बोला है A is a subset of B तब होगा अगर A का हर एलिमेंट B में होगा। तो अगर X belongs to A लिख रहा हूं, मतलब X A का एलिमेंट है तो X B का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन सही आया है। समझ में आया मेरी बात? Yes sir. अब ये दो चीज हमको याद रखना है। एक हो गया क्या? नॉल सेट, जो कि सारे सेट का सबसेट होता है, और एक हो गया क्या? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नॉल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट और एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लेकिन ये दोनों को हम लोग बोलते हैं क्या? इम्प्रॉपर सबसेट्स। बाकी सबको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट्स, ये दोनों को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है? नंबर ऑफ सबसेट्स भी यहाँ पे हम लिखे हैं कि नहीं? प्रॉपर, हाँ ठीक है, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबसेट्स। इफ A is a subset of B and A not equals to B, then A is a proper subset of B. We write like this. See the symbol. ये सिंबल को देखो क्या है?
A is a subset of B or A is a proper subset of B। तो दोनों को कैसे दिखाते हैं? A is a subset of B मैं पहले दिखा चुका हूं, A सबसेट ऑफ B और प्रॉपर सबसेट हो गया ये सिंबल, मतलब साथ में इक्वल टू का साइन नहीं देगा। क्या बताता है, क्या बताता है, इसका मतलब क्या है? जरा देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या बोलता है कि A नॉट इक्वल्स टू B, ये क्या चीज बता दिया। देखते हैं, दो एग्जाम्पल लेके बताता हूं, है ना। नंबर 1 एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 1 2 3, ये एक तो एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, हो गया ना। तो सबसेट के लिए क्या कंडीशन बोला था कि A का हर एलिमेंट B में होगा, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। तो A का हर एलिमेंट B में है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। तो मैं इसको लिखूंगा A इज अ सबसेट, साथ में इक्वल टू भी होगा, तो ये तो इक्वल भी तो हो रहा है ना, A इज अ सबसेट इक्वल टू B, A इज अ सबसेट इक्वल टू B। यहाँ पे A का हर एलिमेंट B में है, A का हर एलिमेंट B में है, लेकिन A और B इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका 3 एलिमेंट है, इसका 4 एलिमेंट है। तो अब बोलूंगा कि A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अरे बोलो, समझ में आया क्या? ये सबसेट का बात हो रहा है, ये प्रॉपर सबसेट का बात हो रहा है। सबसेट का बात तब होगा जब इक्वल भी उसके अंदर में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट। समझ में आया ना? Yes, sir. हाँ, अब सुनो क्या मैं बोला था, पहले भी बोल चुका हूं, अभी एक बार और बोल रहा हूं कि नॉन सेट एंड ए सेट A, नॉन सेट एंड ए सेट A, नॉन सेट होता है और एक सेट A होता है, A itself are called improper subsets of A। मतलब सेट A का improper subset कौन है? improper subset कौन है? एक हो गया नॉन सेट और एक हो गया सेट A। ये दो तो improper सबसेट है। बाकी जितने सारा सबसेट होगा वो सारे सबसेट होगा क्या? प्रॉपर। उनको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। लेकिन नॉन सेट को हम improper सबसेट बोलते हैं। Thus every non-empty set has 2 improper subsets. Phi set has the only subset of phi. Phi set जो होता है, मतलब ये phi का सबसेट जो हो गया वो phi हो गया, which is improper। मतलब phi का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, नॉन सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो how many proper subsets are there in phi set? 0। improper, जो भी है improper है। आया समझ में? यहाँ पे एक चीज मैं लिखा नहीं हूं, लिख देता हूं। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन set A is n, then number of subsets of A is 2 to the power n। कितना? 2 to the power n। अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसमें कितना सबसेट्स होगा? 2 to the power n। तो फिर मेरे को आंसर दे दोगे जल्दी जल्दी, 1 2 3, इसमें कितना तो सबसेट निकल सकता है? जल्दी से बताओगे। सेट में कितना तो एलिमेंट है, काउंट करोगे पहले, फिर ये फॉर्मूला से नंबर ऑफ सबसेट निकल के आ जाएगा। तो ये सेट में कितना तो एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो इसका कितना तो सबसेट्स निकल सकता है? 8। 8। 2 to the power 3,
others understood or not? बाकी सबको समझ में आया? 8 कैसे आया? अरे काउंट करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3, फॉर्मूला बोलता है 2 to the power 3 डालो, जितना हो गया वो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा। अगर एक सेट में लिख रहा हूं B, जो कि ये हो गया, ये हमारा नॉन सेट है, इसमें कितना सबसेट निकलेगा? इसमें कितना एलिमेंट है? 0। हाँ, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 2 to the power 0 1। अगर एक सेट में ऐसा लिख रहा हूं C, इसमें एलिमेंट लिख रहा हूं 1, तो इसमें हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या निकलेगा इसका? 2 2 to the power this. So this is how we are going to find out the number of subsets. एक सेट में कितना ठो एलिमेंट है वो देखने का बाद हमको पता चलता है कि वहां पे कितना ठो सबसेट्स है। क्लियर हो गया?